नमस्कार मित्रों, नेट जेआरएफ के एक नए टॉपिक के साथ मैं जीएस गौड़ प्रस्तुत हूं आपके सामने। बहुसंस्कृतिवाद काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत इसके अर्थ की बात करेंगे। बहुसंस्कृतिवाद है क्या, और इसके अंतर्गत चार विचारकों की बात करेंगे, जिसमें विम किमलिका, मेरियम यंग और भीखू पारेख जो कि इसके समर्थक है, और उसकी आलोचना में बात करेंगे हम हंटिंगटन की। इन चार विचारकों की बहुसंस्कृतिवाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं कि बहुसंस्कृतिवाद है क्या, इसका अर्थ देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक देश में कुछ देश तो ऐसे इतने बड़े हैं जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे भारत है, रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। और कनाडा तो एक ऐसा देश है जिसमें विश्व के सबसे ज्यादा प्रजातियों वाले लोग वहां पर पाए जाते हैं। तो प्रत्येक देश के अंदर इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग जब रहते हैं और उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, यानी बहुल संस्कृति वाले लोग जो होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये नाम गढ़ा गया है कि बहुसांस्कृतिकता से तात्पर्य ये है कि सांस्कृतिक विविधता अथवा सांस्कृतिक बहुलता। और ये सांस्कृतिक बहुलता किसी देश में बनाए रखने को ही बहुसांस्कृतिकवाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही साथ सभी संस्कृतियों का सम्मान करना और उन्हें संवैधानिक रूप से बराबर स्थान देना, यानी जिस देश में जो संविधान बना हुआ है उसमें उनको जगह प्रदान करना। ये अगर ऐसा होता है तो वो देश बहुसंस्कृति वाला देश कहा जाएगा, और वो जो धारणा है या वो जो संकल्पना है वो बहुसंस्कृतिवाद कहलाएगी। जब कोई देश अपने यहां पर लगभग सभी संस्कृतियों को महत्व देता हो और समान जब महत्व प्रदान करता है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि कोई संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति पर ना तो हावी हो और ना ही उसके विशालकाय रूप के सामने कोई छोटी संस्कृति है वो लुप्त हो जाए। स्पष्ट तौर पर अपन कह सकते हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद या बहुसांस्कृतिक राष्ट्र वह है जिसकी सीमा के अंदर उपलब्ध जो संस्कृतियां हैं वो पूर्ण अस्तित्व के साथ बनी रहती है। अब पिछले कुछ दशकों में, यानी 1970 से लेकर अब तक, ये जो बहुसंस्कृतिवाद है वो अपने आप में एक राजनीतिक विचार बनकर उभरी है, जिसे हम बहुसंस्कृतिकवाद कहते हैं। कई देशों ने इसे राजकीय नीति के तौर पर स्वीकार किया है। इसकी चर्चा सबसे पहले 1970 के दशक में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अन्य पश्चिमी देशों में एक आंदोलन की तरह बहती चली गई। जिन जिन देशों में बहुसांस्कृतिक लोग रहते थे, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, या उनके समर्थक लोगों ने उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए बहुसंस्कृतिवाद का ये जो आंदोलन है वो खड़ा किया, और ये विचारधारा एक राजनीतिक विचारधारा बन गई। कनाडा के अंदर सबसे पहले ऐसा शुरू हुआ क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग रहते हैं, और सरकारी दस्तावेज के अनुसार कनाडाई बहुसंस्कृतिवाद हमारे इस विश्वास के साथ जुड़ी हुई सबसे आधारभूत चीज है कि वहां पर सभी नागरिक समान है। ऐसा वहां पर उस बहुसंस्कृतिवाद में कहा गया। और बहुसंस्कृतिवाद है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पुरखों पर गर्व कर सकते हैं, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी जुड़ाव का बोध को संपन्न कर सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद से इस बात को बल मिलता है कि समाज में विभिन्न जो मौजूद अलग अलग संस्कृतियां हैं
उनको राज्य की ओर से समुचित मान्यता मिलनी चाहिए। उनको जो बहुसंख्यक जो संस्कृति है उनसे अलग उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जीवन पद्धति है, या फिर अलग से जो उनकी मान्यताएं हैं उनको अमल में लाने के लिए उनको राज्य की ओर से पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। और किसी खास जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक समुदाय के मूल्यों को केंद्रीय मानकर उन्हें मान्यता, संरक्षण और प्रोत्साहन देना और अन्य को आशय पर धकेलना अनुचित होता है। यानी जैसे भारत में यदि बात की जाए तो भारत में यदि हिंदू संस्कृति को ही प्रमुख मानकर अन्य को साइड में धकेल दिया जाए, या अमेरिका में गोरों की या पश्चिमी संस्कृति को प्रमुख मानकर अन्य की संस्कृति को अलग धकेल दिया जाए, तो यह वहां अनुचित माना जाता है। ये कहते हैं सभी बहुसंस्कृति जो विशाल समुदाय की संस्कृति है उसके साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है उसको भी उतनी ही मान्यता मिलनी चाहिए, संवैधानिक जगह प्राप्त हो जानी चाहिए उनको, और उनको उतना ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो ये सोच है, इस प्रकार की जो यह उदाहरण है, वो सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिकवाद कहलाती है। ऐसे सभी समूह को समानता का दर्जा मिलना चाहिए और ये उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि न्याय से लेकर प्रशासन तक, व्यवसाय तक, विद्यालय, पाठ्य चर्चा से लेकर विभिन्न संस्थाओं तक कहीं भी उनके मूल मान्यताओं का स्थगन हो रहा है। यही बहुसंस्कृतिवाद का बुनियादी सूत्र है। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं, कई देशों में इसको सरकारी तौर पर घोषित रूप में अपनाया गया है, तो कई देशों में इसे अघोषित रूप से अपनाया गया है। कई जगह एक से ज्यादा देशों के नागरिकों को लोगों को एक से ज्यादा नागरिकता रखने की छूट प्रदान की गई है। कई देशों में केवल एक नागरिकता रखने की छूट प्रदान की गई है। समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो और अल्पसंख्यक भाषाओं से उनकी विशेष मदद की जाती है। लोगों के लिए सेना में स्थान सुरक्षित होते हैं, उनको अपने धार्मिक कपड़े पहनने की, परिधान मानने की, उनकी कलाओं, उनकी रीति रिवाजों को, उनके धार्मिक क्रियाकलापों को, यह सभी मानने का उनको जो छूट होती है वो बहुसंस्कृतिकवाद कहलाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके तौर पर अपन भिखु पारेख की, जो ब्रिटिश विद्वान है, मूलतः वो भारत के लेकिन ब्रिटिश विद्वान है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। इस आधार पर भिखु पारेख ये कहते हैं कि बहुसंस्कृतिकवाद एक दार्शनिक संप्रदाय या कार्यक्रमोन्मुख राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने का एक नजरिया है। तो आपके यहां एक प्रश्न बनता है कि भिखु पारेख बहुसंस्कृतिकवाद को क्या मानते हैं, तो वो राजनीतिक सिद्धांत नहीं मानते, उसको दर्शन नहीं मानते, बल्कि उसको एक जीवन जीने का, जीवन को देखने का एक नजरिया, एक एटीट्यूड मानते हैं। और वो कहते हैं कि बहुसंस्कृतिकवाद का ये जो नजरिया है वो 3 नजरियों से बना हुआ है, जो आपस में महत्वपूर्ण भी है और परस्पर एक दूसरे के पूरक भी है। तो देखने का नजरिया, देखने की अंतर्दृष्टि वो 3 प्रकार की हो सकती है। तो उसमें पहली अंतर्दृष्टि है कि हर जो मनुष्य होता है उसकी जड़ें अपनी संस्कृति में धसी हुई होती है। जिस संस्कृति में वो जन्म लेता है उसमें उसकी जड़ें धसी होती है, और इस मायने में कि वो ऐसी दुनिया में पलते बढ़ते हैं जो सांस्कृतिक रूप से गढ़ी गई होती है। क्या सार्थक चीज है, क्या जीवन में निरर्थक है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वहीन है, इसके बारे में उसे अपनी संस्कृति से ही समझ मिलती है, और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को, अपने सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, बाहर सोच नहीं सकता, या बाहर अपनी संस्कृति को आलोचनात्मक तरीके से देख नहीं सकता, या उन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी जड़ें उसकी अपनी संस्कृति में होती है। एक चीज होगी। दूसरी जो चीज है वो है कि अच्छा जीवन किसे कहते हैं और जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्रत्येक जो संस्कृति होती है वो अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मान्यताएं रखती है। वो ये मानती है कि मानवीय क्षमताएं, संभावना, भावना एक सीमित दायरे के बोध पर टिकी होती है, और मानवीय अस्तित्व की संपूर्णता के अंश को ये अपनी जद में ले पाती है। तो प्रत्येक जब संस्कृति की जीवन जीने की, जीवन कैसा होना चाहिए,
इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं होती है और वो संपूर्ण नहीं होती है। तो प्रत्येक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से संबंध रखना पड़ता है ताकि उनके जो बौद्धिक और नैतिक विचार है उनको उस संस्कृति में स्वीकार किया जा सके और उस संस्कृति को एक अच्छा बनाया जा सके, यानी सभी संस्कृतियों में से सबको लेकर एक अच्छा बनाया जा सके। तो ये एक दूसरे की पूरक होती है। इसका मतलब है कि दूसरी संस्कृतियों के संपर्क से हमारी जीवन पद्धति अधिक समृद्ध हो सकती है, जो कि आज की जो गतिशील दुनिया है उसके अंदर केवल अपनी ही संस्कृति में किसी व्यक्ति के लिए सिमटना बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन है। उसे सभी संस्कृतियों के संपर्क में आना होता है। और तीसरी जो चीज होती है कि संस्कृति आंतरिक रूप से बहुलता मूलक होती है, यानी प्रत्येक संस्कृति के अंदर लगातार भिन्न भिन्न परंपराओं के संवाद चलते रहते हैं। कुछ उनकी मान्यताएं मिटती रहती है, कुछ नई आती रहती है, और वो संस्कृतियां चाहे सचेत रूप से मान लो चाहे असचेत रूप से मान लो, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ लगातार अंतक्रिया करती है और अपने उद्भव अपनी बनावट को वो आंशिक रूप से, यानी अपनी ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संस्कृति उद्भव रूप से बनावट रूप से बहुसंस्कृति ही होती है, यानी उसके अंदर दूसरी संस्कृतियों के विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि कोई भी जो संस्कृति होती है वो विशुद्ध रूप, वो संस्कृति पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं होती है, उसके अंदर दूसरी संस्कृतियों के अंश अवश्य देखे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भिक्षुपारिक 3 चीजें बताते हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, उसमें वो पला बढ़ा होता है, उसी के अनुसार उसकी मान्यताएं होती है। दूसरी चीज हमने जो, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी आलोचना नहीं करता, दूसरा ये होता है कि हमें दूसरी संस्कृतियों से संपर्क में रहना जरूरी होगा और उससे विचार लेते रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। और तीसरा यह है कि प्रत्येक संस्कृति के अंदर स्वयं अपने आप में ही बहुसंस्कृति होती है, क्योंकि कुछ विचार उसके पलटते रहते हैं, आते रहते हैं, जो भले असचेत रूप से भी हो। तो यानी दूसरी संस्कृति की झलक पहली संस्कृति में या मूल संस्कृति में मिलती रहती है, और इस युग में कोई दूसरी संस्कृति के संपर्क में आए नहीं, ऐसा लगभग नामुमकिन है। तो भिक्षुपारिक के अनुसार इन तीनों अंतर्दृष्टियों से बहुसंस्कृतिवाद का पूरा नजरिया है वो निर्मित हो जाता है। इन्हें वे परस्पर पूरक अंतर्दृष्टियां मानते हैं। तो वे कहते हैं कि यदि इन अंतर्दृष्टियों के मेल से हम सारी दुनिया को देखेंगे तो अपने और दूसरों के प्रति हमारा रवैया वो पूरा बदल जाता है। और आगे आकर वो जब हम बात करेंगे मेरियम यंग की और विम किमलिका की, तब इनकी बात एक बार और कहेंगे कि ये कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद एक दृष्टिकोण है जो संस्कृति के सवाल पर हमारे भीतर एक खुलापन लाता है। हम अपनी संस्कृति समेत तमाम संस्कृतियों के बीच में किसी एक को सर्वोत्कृष्ट मानने का मुगालता नहीं पाते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि सभी संस्कृतियां आपसी मेलजोल की से ही विकसित हुई। बहुसंस्कृतिकवाद के अंदर कुछ पक्ष और विपक्ष में भी इसके तर्क दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम पक्ष और विपक्ष से पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो आइरिस मेरियम यंग है, जो इसके बारे में क्या कहते हैं, हमने भिक्षुपारिक के विचार जाने। तीनों ही विचारक जो है बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक है। वो कहते हैं कि जिन जगह पर अलग अलग लोग हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें मेरियम यंग 1989-90 के आसपास इन्होंने अपने विचार दिए और इन्होंने नागरिकता का विषय, विभिन्न देश में किनको नागरिकता मिलनी चाहिए, क्या एक से दो ही नागरिकता मिलनी चाहिए, उसके रूप में उनका उभारा, जो आज भी ये मानते हैं कि ये नागरिकता जो है वो संपूर्ण विश्व के विषय के रूप में आज भी निष्कासित है। ये क्या है, ये नागरिकता का विचार सामान्य इच्छा का विचार है और ये आवश्यक रूपों से उन लोगों को बाहर कर देता है जिन्हें वे सामान्य बिंदुओं पर सक्षम निर्णय लेने के योग्य नहीं समझते। तो जिन लोगों के एक देश में कई प्रकार के नागरिक रहते हैं, सभी को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है, कहीं को अप्रवासी माना जाता है, तो ये कहते हैं कि इन सब के साथ एक समान व्यवहार आवश्यक है, क्योंकि हर समाज में कुछ विशेष अधिकार गुट होते हैं, वो दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या आयरलैंड में जो गोरे पुरुष है वो काले लोगों पर, समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो नागरिकों का जो नागरिकता का ये जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए समाज को गुट विभेद के प्रश्न पर, ये शब्द याद रखिए आप, मेरियम यंग जो है वो गुट विभेद की बात करती है कि गुटों में विभेद रहे और उनको, विभिन्न वर्गों को गुट विभेद के आधार पर मान्यता मिलनी चाहिए ताकि अच्छे समाज के लिए आवश्यक है। और ये चीजें कहां हो सकती है? लोकतांत्रिक समाज में ही संभव हो सकती है। कई समाज ऐसे जहां लोकतंत्र नहीं है वहां उनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, लेकिन जो लोकतंत्रात्मक और सहभागी समाज है वहां पर इन भेदभाव को सही तरीके से इनकी आवाज सुनी जा सकती है। लेकिन कई ऐसे लोकतांत्रिक समाज है जहां पर लोग असामाजिक या असमानता का जीवन जीने के लिए मजबूर है, जैसे कामगार लोग होते हैं, लेस्बियन लोग होते हैं, गे लोग होते हैं, या जातीय अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं जो कम होते हैं मात्रा के अंदर, तो वो असमानता के रूप में होते हैं। तो उन गुटों को, विभेद को रखते हुए उनको आवाज को ये लोकतांत्रिक समाज है वो सुनने का मंच है। ये कहते हैं कि कुछ सामाजिक जो समूह होते हैं वो तो शक्तिशाली होते हैं, खुद बोलने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वो दूसरे को ऐसे अधिकार में शामिल नहीं करते। तो उनको प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है और उनको संसद में, विधानसभाओं में शामिल किया जाना चाहिए। उनकी नीतियों को उनके प्रति नीतियां बनाकर शामिल किया जाना चाहिए। कई जगह उनको वीटो का अधिकार भी प्रदान कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब बहुसंस्कृतिवाद में मेरियम यंग है वो अल्पसंख्यकों की आवाज को मान्यता देने के लिए बात करती है और वो कहती है इनके लिए समूह बनाया जा सकता है। लेकिन इनके विचारों की आलोचना की जाती है कि समूह बनाने के लिए क्या इनकी भिन्नता को राजनीतिक व्यवहार के तौर पर जोड़ सकते हैं? बिना अखंडता के सिद्धांत में यह कठिन है। अगर मान लीजिए अलग अलग गुट विभेद प्रदान, उनको मान्यता प्रदान की जाएगी, तो जो अखंडता का सिद्धांत है किसी देश के लिए, उसके अंदर एक देश के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो क्या अखंडता का सिद्धांत रखते हुए भी उनकी आवाज को नहीं सुना जा सकता है? और टेलर जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक के अधिकार को प्रदान करने भर से उनकी आवाज को सुना जाना सुनिश्चित नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से मेरियम यंग की आलोचना की जाती है। दूसरी जो विचार, विम किमलिका ने उदारवादी समाज में आवश्यक रूप से समूह अधिकारों को अपनाने का विचार प्रस्तुत किया और विशेष रूप से इनके विचार राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित थे। यानी जो किसी राष्ट्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, उनकी सभी संस्थाओं को स्वीकार किया जाए। अगर उनमें कुछ भिन्नता है, अगर वो व्यक्तिगत या पारिवारिक सोच के बाहर उठे हुए हैं, तो उनको बड़े समाज, जो बृहत्तर समाज है, उसके साथ एकीकृत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी यदि वो अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक चीज नहीं सोचते हैं, उसकी जगह वो राष्ट्रीय चीजों को सोचते हैं, तो उनको राष्ट्र को उनको अपने अंदर मिला लेना चाहिए। यहाँ पर 3 प्रकार के समूह विभेदीकरण के तरीकों के बारे में बताया गया है। पहला, राष्ट्रीय समाज अल्पसंख्यक समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करे ताकि वो विधानसभा और संसद में इकट्ठा हो सके। और दूसरा, धार्मिक और जातीय आधारों को उनकी मान्यता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो सार्वजनिक मान्यताओं के सिद्धांत को सहनशीलता, व्यवहारिक तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ या अन्य लोगों के साथ वो जुड़ सके। तीसरा, उनके जैसे पहनावे के त्योहारों को मान्यता प्रदान की जा सकती है और उनको प्रतिनिधित्व के विशेष तरीके उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो यानी किमलिका ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के ये दावे बहुसांस्कृतिक समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर ये दावे करेंगे और उनके दावे स्वीकार किए जाएंगे तो उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। और इस संस्कृति को किमलिका ने अंतःउत्पन्नात्मक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र के अंदर से जो उत्पन्न होती है उस समुदाय के रूप में देखा है, जो कि विभिन्न भाषाओं को आपस में बांटकर और इन सबको समेट के रख सकता है। तो इस प्रकार से इन दावों को स्पष्ट करते हुए किमलिका ये भी कहती है कि बहुत सारे उदारवादी जो व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं, उनके विपरीत सामूहिक अधिकारों की बात करके व्यक्तिगत अधिकारों का विरोध करते हैं।
तो उदारवादियों का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने सामूहिक अधिकारों के नाम पर पुलिस का विरोध और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए अपने सामूहिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो उचित नहीं होगा। परंतु किमलिका यहाँ ये कहती है कि सामूहिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकों से सुरक्षा का अधिकार है, न कि व्यक्तिगत अधिकारों के आंतरिक प्रतिबंधों का। क्योंकि यदि अल्पसंख्यकों के अधिकार को स्वीकार कर लिया जाएगा तो ये उनको सुरक्षा मिलेगी, उनमें सम्मान की भावना आएगी और वो राष्ट्रीय संस्कृति के अंदर आराम से अपने आप को वहां पर उसमें एक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, इस तरह से ये विम किमलिका के विचार है। यद्यपि वीको पावेक ने इसके ऊपर टिप्पणी की है कि किमलिका का संस्कृति पर जो विचार है वो जो बाहरी लोग हैं उनके विशेष दावों को समाप्त कर देता है। एक विदेशद होने के नाते अपने प्राकृतिक देश को जो छोड़ते हैं और इसलिए उन्हें संस्कृति का अधिकार नहीं है। विम किमलिका ये कहती है कि बाहर से जो लोग आते हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़ के आते हैं तो उन्हें संस्कृति का अधिकार नहीं है, उनको जिस देश में वो रहते हैं वहां की संस्कृति के साथ एकीकृत होना चाहिए। अर्थात राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की अपनी विशेष संस्कृति होती है, उनको तो मान्यता प्रदान कर दो, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनको वहां की जो संस्कृति है उसी में ढलना होगा। तो इस बात से वीको पावेक उनकी आलोचना करते हैं इस बात पर। अब अपन बात कर लेते हैं इनके विपक्ष में कि जो राष्ट्रीयवादी या रेडिकलवादी विचारधारा है, जैसे साम्यवादी विचारधारा है, वो राष्ट्रीय अखंडता को प्रायोरिटी देते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अखंडता यदि अल्पसंख्यकों को इस प्रकार से उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा तो वो राष्ट्रीय अखंडता के लिए घातक सिद्ध होगा। तो उनको इस तरह से उनको अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए विशेष व्यवस्था जरूर कीजिए, लेकिन प्रत्येक संस्कृति को यदि स्वीकार कर लिया गया तो जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना भी की जा सकती है। कैसे लगे आपको विचार राष्ट्रीय बहुसंस्कृतिवाद पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।